हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर क्लास 12th का जो है वो कूलम्स लॉ चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेगा। तो हम चलते हैं कूलम्स लॉ के बचे हुए पोर्शन की तरफ। तो ये हम आ गए हैं आज के टॉपिक पर। कूलम्स लॉ ऑलरेडी हम स्टडी कर रहे हैं और जहां तक हम स्टडी कर चुके हैं वो मैं आपको याद दिला देता हूं। एक शॉर्टकट आपको ये बताया था कि ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, लाइक या अनलाइक कैसे भी हो सकते हैं, और दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r एंड एट दिस टाइम दे आर प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम। क्योंकि मैंने बताया था चार्ज के बीच का मीडियम बहुत मैटर करता है उनके बीच में लगने वाली फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इस समय हम चार्जेस के बीच की फोर्स निकाल रहे हैं व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम। तो मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज एयर और वैक्यूम, और उनके बीच का डिस्टेंस r है। तो वो अट्रैक्ट या रिपेल जो मर्जी करें, फोर्स तो लगाएंगे। वो फोर्स आपको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सिखा दिया था, और इसके बारे में ये कहाँ से आया, सारे रीजंस आपने पिछले लेक्चर में देख लिए हैं। जिसने नहीं देखा ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो पिछला लेक्चर जाकर जरूर देख लें, जिसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ आई थी। और ये वैल्यू कहाँ से आई उसके लिए आपको बताया था कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। परमिटिविटी यानी परमिशन, इसकी वैल्यू भी आपको बता दी थी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 8.854 × 10⁻⁻12। मैंने बताया था अभी हम फिलहाल इसकी यूनिट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम वो नेक्स्ट डिटेल में करेंगे। तो ये आपने फोर्स निकालना सीख लिया कूलम्स लॉ की हेल्प से। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस एंड प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम। आज आपको इससे अगला पार्ट बताएंगे कि एयर वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में कैसे निकालते हैं फोर्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको इसकी यूनिट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। अगर आपको सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का यूनिट चाहिए तो आप इस फॉर्मूले से इसका यूनिट पता लगा सकते हो। तो मैं साइड में आपको यहां रफ में करके बताता हूं, बाद में हम इसको रिमूव कर देंगे। ये जो हमारा फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। आपको करना क्या है, आप इसको इस फॉर्मूले में से एप्सिलॉन नॉट को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और f को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इक्वल टू के लेफ्ट राइट में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये मैथमेटिक्स का रूल है, छोटी क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है। आपने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटरचेंज कर दिया है किसको, एप्सिलॉन नॉट को और फोर्स को। अब आप एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बता सकेंगे आसानी से। कैसे, मैं दिखाता हूं। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पता लगाने के लिए 1 और 4 पाई ये मैथमेटिकल नंबर्स हैं, मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स हैं। 1 और 4 तो नंबर है ही, आपको पता है, होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स कह सकते हो। और पाई जो है वो 3.14 होता है, वो उसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। बाकी जो बची हुई चीजें हैं उनके यूनिट्स के नाम आपने जरूर सुने हैं। चार्ज का यूनिट कूलम्ब है, इस कूलम्ब को भी हम डिफाइन करेंगे, लेकिन फिलहाल नाम तो आपको पता ही है। चार्ज को SI यूनिट कूलम्स में मेजर किया जाता है, और डिस्टेंस है ये r उन चार्जेस के बीच का, इसका SI यूनिट होता है मीटर। तो अब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में जिन जिन के जो जो यूनिट्स हैं वो लिख लेता हूं। तो सबसे पहले न्यूमरेटर की बात करें तो एक आपके पास कूलम्ब आएगा और दूसरा भी कूलम्ब, क्योंकि 2 चार्जेस हैं तो इसका भी यूनिट कूलम्ब होगा, इसका भी यूनिट कूलम्ब होगा। अब डिनोमिनेटर की बात कर लें तो F फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ये आपने 11th क्लास तक डिटेल में पढ़ लिया होता है।
वैसे तो छोटी क्लास से ही बता देते हैं 8th 9th से, लेकिन 11th में तो पूरा फोर्स नाम से एक चैप्टर ही था लॉज ऑफ मोशन यूनिट में। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, ये सब एसआई यूनिट की बात हो रही है, और आर जो डिस्टेंस है उसका यूनिट मीटर होता है एसआई सिस्टम में। अगर सेंटीमीटर्स में आपको डिस्टेंस दिया भी जाए कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के समय, तो आप उसे मीटर में जरूर कन्वर्ट करना, हम एसआई सिस्टम को ही फॉलो करेंगे। अब ये कूलम इंटू कूलम तो आपके पास इज इक्वल टू करके कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ये न्यूटन को आप इधर ट्रांसफर कर दो न्यूमरेटर में, और मीटर को भी, और ये मीटर का स्क्वायर है, ये भी ध्यान रखें, ये मिस प्रिंट हो गया था अभी। आर जो मीटर है उसका स्क्वायर है, तो आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और स्क्वायर को आप उधर ट्रांसफर करोगे तो ये -2 आएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन आप कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो ऐसे स्लैश लगा के डिनोमिनेटर में ही है, लेकिन ये आपका एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट बन जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो खास तौर से तो आपको मालूम होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट भी। तो अब आपने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया, दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स का, पॉइंट चार्जेस के बीच में, और वो फोर्स आपने जो वो फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव जैसी भी होती है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। और अब आप आज क्या सीखना चाहते हो आगे, कि अगर ये दोनों चार्जेस एयर या वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में रखे हों तो क्या होगा। तो क्या होगा उससे पहले आपको एक और चीज सीखनी है जो इस फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंट यूज भी माना जाता है। तो इसके लिए मैं ये सारी चीजें अभी फिलहाल हटा रहा हूं। यहाँ भले ही अभी के लिए मेरे सामने से हट गई हैं और आपके सामने से भी, लेकिन आपके पास जब ये लेक्चर पहुंचेगा तो आप रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो क्या लिखा था और ये कहां से आया। अब जो हम चीज करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। एक क्वेश्चन आपसे बच्चों से पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन क्या होगा वो मैं यहां लिखता हूं। ये क्वेश्चन भी काफी बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है। कूलम्स लॉ पढ़ते समय आपने दो चार्जेस के बीच की फोर्स निकाला, आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ लिया। इसमें फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, जो आप पहले पढ़ चुके हो 11th क्लास में, और डिफाइन 1 न्यूटन भी कर चुके हैं। बोलते हैं 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच व्हेन अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इट। ये मैंने अभी ऐसे ही बोल के इसलिए बता दिया क्योंकि ये डिटेल अभी आपको इस क्लास में नहीं पढ़ना, ये 11th में कर चुके हैं, तो हम पिछली क्लास में दोबारा नहीं जाएंगे। अभी आपको इस क्लास पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और उसे डिफाइन करना 11th में सिखा दिया है। उसके बाद चार्ज का यूनिट कूलम होता है, सिर्फ इतना ही बताया गया। हमारे अब तक के पिछले लेक्चर्स में चार्ज क्या होता है, कहां से आता है, किस वजह से आता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सारा कुछ पढ़ने के बाद दो बातें और बताई थी कि एक तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, और दूसरी बात चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन चार्ज में नहीं होता। ये बातें क्लियर कर दी थी। लेकिन जब हम किसी यूनिट का नाम रखते हैं तो उसे डिफाइन भी किया जाता है, ऐसे ही नहीं कि नाम रख दिया कुछ भी और पता नहीं वो कितना है। जैसे 1 न्यूटन, न्यूटन के ऑनर में जब फोर्स का यूनिट न्यूटन रखा तो पता चला 1 न्यूटन कितना होता है। तो हर यूनिट का जब हम नाम रखेंगे तो उसे डिफाइन करना आना चाहिए। तो डिफाइन करने का जो तरीका है वो इस फॉर्मूले से ही आपको पता चलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले, यानी कूलम्स लॉ की हेल्प से दो चार्ज के बीच की फोर्स निकालना है किसी और मीडियम में, व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन सम अदर मीडियम। अदर मीडियम कौन सा, एयर और वैक्यूम से अलावा, यही तो एयर और वैक्यूम है। तो उससे पहले आपको ये डिफाइन 1 कूलम का पोर्शन
यहीं पर सॉल्व करवाते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो आपको पता है कूलम ऐसा यूनिट है चार्ज की, और हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन के लिए मैं यही फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूँ, इसी फॉर्मूले से डिफाइन होगा। F इज इक्वल टू, मैं इस 1/4πε0 की ये वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ यहाँ, डायरेक्टली बता दिया है कि इसकी वैल्यू ये होती है। कहाँ से आई थी वो पिछले लेक्चर में बता दिया है। साथ में मैंने क्या रखा, Q1 और Q2 डिवाइडेड बाय R²। अब इस फॉर्मूले को यहाँ लिखने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ इफ Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम। अगर हम ये मान लें कि ये दोनों Q1 और Q2 चार्ज दोनों ही 1 कूलम है ईच, और हम ये बोल रहे हैं कि उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, हम अपनी तरफ से ये सिचुएशन दे रहे हैं कि इस फॉर्मूले में अगर Q1 Q2 की वैल्यू 1 हो जाए और R की वैल्यू भी 1 मीटर हो जाए, तो आपका ये जो फॉर्मूला है ये क्या बनेगा, बहुत आसान है। ये 9 × 10⁻⁹ तो ऐसे ही रहेगा, ये तो कांस्टेंट है। और आपका जो Q1 Q2 है उसकी जगह आप 1 × 1 और डिनोमिनेटर में क्या है ये R, यानी 1 मीटर। इसका स्क्वायर भी करोगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अब आपके पास 1 1 और 1 स्क्वायर सब मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन। क्योंकि आप फोर्स फाइंड आउट कर रहे हो, वो काय में मेजर की जाती है, न्यूटन में। पूरा लिख देते हैं, वैसे n लिखना भी काफी है। तो इससे जो कंक्लूजन आपका निकला है उससे आप डिफाइन कर सकते हो किसको, 1 कूलम को। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन सुना देता हूं, अभी लिख के भी दिखाया जाएगा लेकिन सुना देता हूं, वो सुनने के बाद आपको उसका आसान भाषा में मीनिंग समझाया जाएगा। डिफाइन 1 कूलम के लिए आपको क्या लिख कर आना है, पहले सुने ध्यान से, इसलिए मैं पहले लिख नहीं रहा हूं कि सुनने पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वरना बच्चे पढ़ने लग जाते हैं। बोलेंगे 1 कूलम इज दैट चार्ज विच रिपेल्स अ सिमिलर चार्ज with a force of 9 × 10⁹ Newton when placed 1 meter apart from it in air or vacuum। अभी ये सुनने से मुझे पता है बहुत ज्यादा कुछ समझ नहीं आया है, लेकिन पहले मैं इसका स्टेटमेंट जो मैंने अभी बोली उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देता हूं, फिर उसकी लैंग्वेज भी लिख कर दिखाता हूं बच्चों। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर आपने इन दोनों चार्जेस की जगह 1 कूलम रखा और डिस्टेंस की जगह 1 मीटर रखा, तो आपकी फोर्स आ गई 9 × 10⁹ न्यूटन, जिससे ये पता चलता है कि 1 कूलम वो चार्ज है, मान लीजिए इसको आप 1 कूलम मानते हो, 1 कूलम वो चार्ज है जो अपने ही जैसे दूसरे चार्ज को, अपने ही जैसे दूसरा चार्ज मतलब वो दूसरा भी 1 कूलम है, और अपने ही जैसा है तो उसे अट्रैक्ट तो करेगा नहीं, अपने ही जैसा मतलब लाइक। तो 1 कूलम वो चार्ज है जो अपने ही जैसे दूसरे चार्ज को रिपेल करता है। कितनी फोर्स से, 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स से, जब वो दोनों चार्ज 1 मीटर अपार्ट रखे हों। कहां, एयर या वैक्यूम में। तो जो हमारी डेफिनेशन मैंने बोली है उसका ये हिंदी वर्जन है। डेफिनेशन मैंने क्या बोली, 1 कूलम इज दैट चार्ज विच रिपेल्स अ सिमिलर चार्ज। 1 कूलम इज दैट चार्ज विच रिपेल्स अ सिमिलर चार्ज with a force of 9 × 10⁹ Newton when placed 1 meter apart from it in air or vacuum। और ये डेफिनेशन मैं आपको लिखकर भी दिखाता हूं जिससे और अच्छी कनेक्टिविटी बनेगी।
लैंग्वेज से। ये लो जी, आपके सामने आ गया है 1 कूलम्ब चार्ज का डेफिनेशन रिटन फॉर्म में, जो अब तक आपको बार बार बोलकर सुनाया जा रहा था। क्या आ गया है? 1 कूलम्ब इज दैट चार्ज, 1 कूलम्ब वो चार्ज है विच रिपेल्स अ सिमिलर चार्ज, सिमिलर मतलब दूसरा भी 1 कूलम्ब और उसी के जैसा मतलब लाइक चार्ज, यानी तो रिपेल ही होगा, अट्रैक्ट नहीं बोल सकते आप इसको। 1 कूलम्ब इज दैट चार्ज विच रिपेल्स अ सिमिलर चार्ज with a force of 9 into 10 to the power 9 Newton when placed 1 meter apart from it in free space। फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है? फ्री स्पेस का मतलब होता है एयर या वैक्यूम। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई 1 कूलम्ब की, जो जरूरी थी, क्योंकि चार्ज के बारे में आप अब हर चीज जानते हो, उसका यूनिट भी जानते थे, लेकिन यूनिट को डिफाइन करना आना चाहिए। ये आपके इस पोर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफाइन 1 कूलम्ब। अब इस फॉर्मूले से हम आगे बढ़ते हैं और आपको वो मेथड बताते हैं जिससे आप इन चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स फाइंड आउट कर सकोगे। फिर से यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, when the charges are placed in some other medium, किसी और मीडियम में, यानी अदर देन एयर और वैक्यूम। ठीक है जी, तो चलते हैं उस पोर्शन पर। तो ये आपके सामने अब हैं 2 पॉइंट चार्जेस, बिल्कुल पॉइंट साइज के चार्ज होने चाहिए, Q1 और Q2, उनके बीच में डिस्टेंस है R, और आपने सीख लिया है दोनों के बीच में कैसे फोर्स फाइंड आउट करते हैं जब वो प्लेस्ड होते हैं एयर या वैक्यूम में। अब ये क्योंकि एयर या वैक्यूम में प्लेस्ड हैं, इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं सबस्क्रिप्ट में V। V इसलिए लिख रहे हैं जिससे ये कंफर्म हो जाए, वैसे तो है ही कंफर्म, लेकिन सिंबल V लगा देता हूं मैं, जिससे ये पता चल जाए कि फोर्स वैक्यूम में निकाली गई है। और मैं इसको लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब अगर ये दोनों चार्जेस किसी और मीडियम में प्लेस हों तो कैसे फोर्स निकाली जाएगी, उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूं। तब आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है सबस्क्रिप्ट में, और F मीडियम का मीनिंग क्या है? F मीडियम का मीनिंग है कि मीडियम की जगह आप उस मीडियम का नाम लिख सकोगे बाद में। जैसे अगर आपसे बोला जाए चार्जेस आर प्लेस्ड इन ग्लास, तो आप F के नीचे यहाँ ग्लास लिख दोगे सबस्क्रिप्ट में, और आपको लिखना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां आपको क्या करना होगा, नॉट हटा देना होगा, और आपको लिखना होगा ये है आपका पहला चेंज। यानी सबसे पहले जो फर्स्ट थिंग आपको याद रखनी है वो ये कि चार्जेस अगर किसी और मीडियम में प्लेस्ड हैं, ये भी थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, थोड़ा सा स्लांटिंग हो रहा है। तो चार्जेस अगर किसी और मीडियम में प्लेस्ड हैं तो F के नीचे आपको मीडियम लिखना है, और कोई चेंज नहीं आ रहा है। देख रहे हैं कोई चेंज है? 1/4 पाई Q1 Q2 अपन R², सब कुछ वैसा ही है, बस एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन मीडियम आ गया है, जिसमें एप्सिलॉन नॉट क्या था? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
ये था। जबकि एप्सिलॉन मीडियम क्या है, वो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। यानी पहला तो तरीका यह है कि जिस भी मीडियम में आपको चार्जेस के बीच की फोर्स निकालनी है, आपको उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी मालूम होनी चाहिए या क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए। जैसे कि इसकी वैल्यू आपको मालूम होती थी, गिवन होती थी, याद करवा दी गई थी 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब ये तो आपने एक परमिटिविटी थी तो चलो याद कर लेते हैं, लेकिन अब आप दुनिया के हर मीडियम की परमिटिविटी तो याद नहीं कर सकते। और अगर क्वेश्चन में दी भी गई हो कि चलो जी ग्लास में वो दोनों चार्जेस रखे हैं और हम ग्लास की एब्सोल्यूट परमिटिविटी दे देते हैं, ऐसा कुछ वैल्यू दे दिया जाएगा, तो आपको हर बारी क्या करना होगा, 1/4 के साथ यहाँ पर उस मीडियम की परमिटिविटी को रख के पहले ये डिवाइड करके आंसर निकालना पड़ेगा। और ये डिवीजन करना बहुत खतरनाक होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसमें तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 यहाँ पर पुट करके आपसे सॉल्व थोड़ी करवाया था, आपको बोला कि आपको याद कर लेना है कि ये चीज पूरी सॉल्व करके 9 इंटू 10⁻9 आएगी। आपने बोला ठीक है, 2-4 डेटा तो याद कर ही सकते हैं, लेकिन हर बार एप्सिलॉन मीडियम याद नहीं कर पाओगे। अगर गिवन भी होगा तो हर बार आपको नए मीडियम के लिए हर बार इसकी वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। यानी जैसे आपने एक फ्री स्पेस के लिए ये पूरा कांस्टेंट याद रख लिया, तो आपको हर मीडियम के लिए हर कांस्टेंट यहाँ पर याद करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इससे बचने का एक तरीका आपको सिखाया जाएगा और वही तरीका आपको यूज करना है, वही तरीका यूज किया जाता है साइंटिफिकली भी। फिलहाल ये तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए लिखाया गया है कि क्या चेंज आता है जब चार्जेस वैक्यूम और एयर यानी फ्री स्पेस के अलावा किसी और मीडियम में रखे हैं। तो आपको पता चल गया एक ही चेंज आता है परमिटिविटी का। जिस मीडियम में रखे हैं 4 के साथ एप्सिलॉन नॉट की जगह उस मीडियम की परमिटिविटी रख दें, यानी वो मीडियम कितना परमिशन देता है। तो अब आपको इसका ऑल्टरनेट जो सही में आपको मेथड यूज करना है वो बताते हैं। इसके लिए ये तो आपको क्योंकि याद है, पिछले लेक्चर्स में लिखाया भी जा चुका है, यहाँ इसकी जरूरत अब नहीं है, इसलिए इसको हटा दिया जाता है। अब ये हटाने के बाद आपको दिखाते हैं असली चीज। सबसे पहले आपने क्या करना चाहिए, आपने डिवाइड कर देना चाहिए इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको 2-4 मिनट बाद पता चल जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एफ वी फॉर वैक्यूम, पूरा थोड़ा और लिख देते हैं जिससे याद रहे। ये लो जी यहाँ भी लिख देते हैं VAC। FVAC मतलब वैक्यूम में चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इसे डिवाइड करना है, ये डिवाइड करना है सेकेंड इक्वेशन से। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को डिवाइड कर देते हैं राइट हैंड साइड से। तो क्या आएगा, 1/4 एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन R²। तो आपने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ये रही फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज, डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड के नीचे लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया ये रहा, और राइट हैंड साइड के नीचे राइट हैंड साइड लिख दिया। और डिवाइड जैसे ही आप करोगे आपके पास, देखो जी दिखा देता हूं मैं,
ये पूरा और ये पूरा और 1/4 पाई भी और 1/4 पाई भी, ये ग्रीन लाइंस जो मैंने लगाई हैं ये कैंसिल करने के लिए लगा दी हैं कि ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूं तो आपको नेक्स्ट स्टेप करने में आसानी होगी। आपके पास न्यूमरेटर में बचेगा 1/ε0 और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 1/ε मीडियम। थोड़ा शिफ्ट करके लिख दें, अच्छा सा लगेगा, एप्सिलॉन मीडियम। ये आप देख रहे हो, ये 1/ε0 बचा है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और ये पूरा कंप्लीट अपॉन करने के बाद यहाँ बचा है 1/ε मीडियम, वो यहाँ रख दिया है। अब आपका जो नेक्स्ट लाइन आएगा वो ये आएगा, क्या आएगा, F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम is equal to एप्सिलॉन मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा एक फ्रैक्शन जो आप देख रहे हो और ये पूरा नीचे एक फ्रैक्शन, आप यहां करके दिखाता हूं मैं बच्चों को। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1/ε0 और इस पूरे के नीचे 1/ε मीडियम है, तो आपको लिखना पड़ेगा 1/ε0 और मल्टीप्लाई करके जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है वो ऐसे का ऐसा ही है, और डिवीजन के नीचे जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई हो जाता है। अब एप्सिलॉन मीडियम इंटू 1 तो एप्सिलॉन मीडियम हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट। तो जिससे बच्चों को ये ना लगे कि डायरेक्टली कैसे आ गया, इसलिए मैंने लिखकर दिखा दिया है। अभी भी अच्छा नहीं लिखा, ये डिजिटल पेन कभी कभी गड़बड़ कर देता है, कोई बात नहीं। MED। तो राइट हैंड साइड को यहां पर मैंने सॉल्व किया है, ठीक है जी। तो मैंने बच्चों को ये राइट हैंड साइड यहां पर सॉल्व करके दिखा दिया, जिससे कि ये कंफ्यूजन ना हो कि 1/ε0 और 1/ε मीडियम को सॉल्व करके डायरेक्टली कैसे आया, तो वो आपको यहां पर करके दिखा दिया है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपनी सबसे मेन चीज की तरफ, जिसके लिए हमने ये पूरा टॉपिक पढ़ा है। एक नया हेडिंग आपको इस टॉपिक से समझ में आएगा, पता चलेगा। उसके लिए जो जरूरी नहीं है मैं हटा देता हूं, जैसे कि ये आपने समझ लिया है कि कैसे आया, तो इसलिए हटा दिया है, इसकी जरूरत अब नहीं है। और ये सिर्फ एक्सप्लेन के लिए था, नहीं तो बच्चे डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करके कैसे आया। अब आपके पास जो मेन चीज आई है वो ये आई है कि लेफ्ट हैंड साइड में F वैक्यूम यानी चार्जेस के बीच की फोर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, और डिनोमिनेटर में उन्हीं चार्जेस के बीच की फोर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन सम अदर मीडियम। तो आप इसे लेफ्ट हैंड साइड को ऐसा बोल सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ force between the charges placed in vacuum to the force between the same charges placed in some other medium। वो some other medium में कुछ भी हो सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों फोर्सेस का रेशियो है, वैक्यूम में लगने वाली फोर्स और किसी और मीडियम में लगने वाली फोर्स का रेशियो। और राइट हैंड साइड में क्या है, एप्सिलॉन मीडियम का मतलब उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी। यानी कि राइट हैंड साइड में भी रेशियो है दोनों परमिटिविटीज का।
जैसे ये दोनों फोर्सेस का रेशो है, ये दोनों परमिटिविटीज का रेशो है। और ये रेशो क्या कहलाता है वो मैं आपको बता देता हूं। अब ये सबसे मेन लाइन है। इस रेशो को आप एप्सिलॉन आर बोल सकते हो। क्या बोलेंगे इस रेशो को? एप्सिलॉन आर। और ये एप्सिलॉन आर क्या कहलाएगा? पढ़ लिया बच्चों ने? रिलेटिव परमिटिविटी। और अब ये चीजें जरूरी नहीं है, इसलिए इनको भी हटा देते हैं। अब हमारा सारा फोकस, ये कहां से आया था ये सब पता चलने के बाद, हमारा सारा फोकस रिलेटिव परमिटिविटी पर है। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है उसके आप दो डेफिनेशन समझ सकते हो। क्या हैं वो दो डेफिनेशन, आपको दिखाते हैं ये हटाने के बाद। ये लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ऐसे ही नोट कर लिया, और इस पूरे चीज को मैंने क्या बोल दिया? एप्सिलॉन आर मींस रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब पहला चीज जो सबसे मेन, जिससे ये कॉन्सेप्ट पूरा डिफाइन होगा, कि आपसे पूछा जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। अब बच्चे सोचेंगे हम शुरू हुए थे इन दोनों चार्जेस के बीच की फोर्स निकालने सीखने के लिए, जब मीडियम एयर वैक्यूम के अलावा कुछ और हो, किसी और मीडियम में फोर्स कैसे निकालते हैं, और हमें सिखाना शुरू कर दिया है क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये जानकारी पहले ही समझ लें कि आप इस रिलेटिव परमिटिविटी को सीखे बिना इन दोनों चार्जेस के बीच की फोर्स नहीं निकाल पाओगे एयर वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में। और यही उस ताले की चाबी है। रिलेटिव परमिटिविटी इज द की ऑफ दैट लॉक, जिसे खोलकर आपको दो चार्जेस के बीच की फोर्स निकालनी आ जाएगी किसी और मीडियम में। तो पहले आप इसी पर फोकस कर लें, वो अपने आप आ जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। दुनिया के किसी भी मीडियम की जो एब्सोल्यूट माने खुद की परमिटिविटी, असली परमिटिविटी जो उसकी ओरिजिनल होती है, दुनिया के किसी भी मीडियम की परमिटिविटी का रेशो वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ जब निकाला जाता है तो वो रेशो कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जब किसी भी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकाली जाती है। इसका मैं एक एग्जांपल और दे सकता हूं बच्चों को। छोटी क्लास में बच्चों को किसी मटेरियल की डेंसिटी जब पढ़ाई जाती है और उसके नीचे लिख दिया जाता है डेंसिटी ऑफ वाटर, तो किसी भी मटेरियल की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में या रेस्पेक्ट में निकाली जाती है, तो उसे भी क्या बोला जाता था? रिलेटिव डेंसिटी। ये रिलेटिव डेंसिटी वर्ड बच्चों ने छोटी क्लास में साइंस में जरूर सीखा होगा। क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी? व्हेन द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो डेंसिटी उस मटेरियल की असली वाली नीचे हमेशा वाटर की रखनी है, तो रिलेटिव डेंसिटी आएगी। उसी तरह यहां पर डेंसिटी के बजाय परमिटिविटी हो गया है, और यह किसी भी मीडियम की असली ओरिजिनल परमिटिविटी है, और नीचे हमेशा किसकी परमिटिविटी आएगी? वैक्यूम की।
तो whenever the permittivity of any medium is calculated with respect to the permittivity of vacuum, it is called relative permittivity. और इसकी खास बात क्या है कि रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता। रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये भी परमिटिविटी है और ये भी परमिटिविटी है, दोनों का यूनिट सेम ही होगा। जैसे किसी भी मटेरियल की डेंसिटी हो तो केजी पर मीटर क्यूब ही होगा ना यूनिट, केजी डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। तो ऊपर आप डेंसिटी लिखोगे किसी भी मटेरियल की, वो भी केजी पर मीटर क्यूब में आएगी। नीचे आप डेंसिटी ऑफ वाटर लिखोगे, वो भी केजी पर मीटर क्यूब में आएगी। यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, तो रिलेटिव डेंसिटी का भी कोई यूनिट नहीं होता। इसी तरह रिलेटिव परमिटिविटी का भी कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि मीडियम की परमिटिविटी क्या बताई थी आपको, यूनिट कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2 मीटर -2। अब आप ये यूनिट ऊपर भी रखोगे और नीचे भी रखोगे, कैंसिल हो जाएगा, तो कोई यूनिट नहीं आएगा। और दूसरी डेफिनेशन आप जो बोल सकते हो किसकी, रिलेटिव परमिटिविटी की, क्योंकि ये इससे भी आप डेफिनेशन बना सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी। आसान डेफिनेशन तो वैसे वही है जो मैंने अभी बताई आपको कि व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। लेकिन दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है, इसकी जगह आपने अगर रिलेटिव परमिटिविटी लिखा तो इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन सम अदर मीडियम। ठीक है जी। तो अब आपको ये डेफिनेशंस लिखित तौर पे दिखाते हैं और इस मैथमेटिकल से उसका एक बार लिंक थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो अब ये सब कुछ कैलकुलेशन करके कैसे आया है ये आपको यहाँ तक बता दिया गया कि आपने पहले वैक्यूम में लगने वाली फोर्स निकाली, फिर मीडियम में लगने वाली किसी और मीडियम में लगने वाली फोर्स निकाली, उनको डिवाइड किया, डिवाइड करने पर आपके पास कैंसिल वैंसिल होके मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशो आया, उसको आपने रिलेटिव परमिटिविटी बोला। अब आपको दिखाते हैं इनके डेफिनेशन जो लैंग्वेज फॉर्म में है उससे इस मैथमेटिकल पार्ट का रिलेशन। ये आपके पास आ गई है रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन क्या कहती है, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम may be defined as the ratio of force between two charges placed at a certain distance apart in vacuum or air to the force between the same charges placed same distance apart in that medium। यानी इस डेफिनेशन के मुताबिक रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, सिंबल आपको ये बता दिया। अब आपके पास तीन तरह की परमिटिविटी हैं। एक है आपके पास एप्सिलॉन नॉट, ये कहलाती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बताया था एयर या वैक्यूम। उसके बाद आपके पास दूसरा है एप्सिलॉन मीडियम, जो फिर से एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम है, जो भी मीडियम आपको दिया जाएगा। और तीसरी आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी है। सब में एप्सिलॉन के नीचे जो सिंबल्स हैं वो अलग अलग हैं। नॉट का मतलब फ्री स्पेस एयर वैक्यूम, मीडियम का मतलब उस मीडियम का नाम यहाँ आ जाएगा, ग्लास वगैरह जो भी कुछ होगा, और आर नीचे लिखा है तो रिलेटिव परमिटिविटी। पहली डेफिनेशन के मुताबिक वो रेशो है किस किस का, फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम और फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन दैट मीडियम। और देखो यहाँ पर भी फोर्स है न्यूटन में नापी जाएगी, यहाँ पर भी फोर्स है न्यूटन में नापी जाएगी, तो फिर से यूनिट कैंसिल।
इसलिए बोला था रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता। तो फर्स्ट जो ऊपर लिखी हुई डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक की डेफिनेशन के मुताबिक ये है रिलेटिव परमिटिविटी का पहला डेफिनेशन, पहला एक्सप्लेनेशन। और ये जो नेक्स्ट लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आप उसका दूसरा एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। लिखा है इन अदर words the relative permittivity of a medium may be defined as the ratio of the absolute permittivity of medium with respect to the absolute permittivity of vacuum। यानी रिलेटिव परमिटिविटी को दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उस मीडियम की परमिटिविटी का रेशो निकालें या विद रेस्पेक्ट टू निकालें, एक ही बात है। किसके रेस्पेक्ट में? वैक्यूम की परमिटिविटी के रेस्पेक्ट में। यानी रिलेटिव परमिटिविटी फोर्सेस का रेशो भी कहा जा सकता है और परमिटिविटीज का रेशो भी कहा जा सकता है, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप ले सकते हो। हालांकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो आपको यही फॉर्मूला या यही रेशो काम आएगा, तो इसे आपको याद रखना है, ज्यादा याद रखने की जरूरत इसे पड़ेगी। वैसे तो ये भी जो भी पढ़ाया जा रहा है वो बच्चे को नॉलेज उसकी हमेशा के लिए दिमाग में फीड हो जानी चाहिए, लेकिन यूज इस वाले फॉर्मूले का ज्यादा होगा। एक चीज मैं और बता देता हूं, इस रिलेटिव परमिटिविटी को एक और नाम से भी पुकारा जाता है। अभी उस नाम का मीनिंग आपको नहीं समझना है, वो आपको मीनिंग अगले चैप्टर्स में, कैपेसिटेंस करके एक चैप्टर आएगा, उसमें बता दिया जाएगा कि उस नाम का मीनिंग क्या है। लेकिन नाम आप अभी सुन लो, रिलेटिव परमिटिविटी के लिए कहीं कहीं ये वर्ड भी यूज किया जाता है। क्या है ये वर्ड? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आप इसका सिनोनिम भी कह सकते हो, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम से भी रिलेटिव परमिटिविटी को पुकारा जाता है। कई बार दो नाम होते हैं ना बच्चों के भी, एक निकनेम होता है घर में जिस नाम से पुकारते हैं, और एक आपका जो ऑफिशियल नेम होता है जो आपके स्कूल में लिखाया जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही समझ लो कि रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही क्वांटिटी के दो नाम हैं। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट ये नोटिस करने वाली बात है कि जो परमिटिविटीज हैं एब्सोल्यूट किसी भी मीडियम की, उनके यूनिट होते हैं, बताया था। इसका भी यूनिट यही होगा, किसी भी परमिटिविटी का एक ही यूनिट है, ये ऐसा यूनिट। लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी नो यूनिट्स, नो डायमेंशंस। रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होती। तो आज बात शुरू हुई थी कि हम आपको सिखाने वाले थे दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स जब वो एयर या वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में रखे होते हैं, लेकिन वो आपको नहीं सिखाया गया। आपको सिखा दी गई एक नई टर्म जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, और पूरी कहानी कि वो कैसे आई, क्योंकि ये बात सिखाई जा ही नहीं सकती कि दो चार्जेस के बीच की फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे जब वो एयर या वैक्यूम में रखे हों। कब तक नहीं सिखाई जा सकती? जब तक आप रिलेटिव परमिटिविटी नहीं जानते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी जो बच्चे जान गए हैं, अब वो बहुत आसानी से दो लाइनों में सीख पाएंगे फोर्स निकालना, दो चार्जेस के बीच की फोर्स निकालना कूलम्स लॉ से किसी और मीडियम में। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, वो आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाया जाएगा, क्योंकि उसके साथ एक एक्सप्लेनेशन जुड़ा हुआ है। मेथड तो दो लाइनों का ही है, मतलब सीखने का काम तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जो उसके साथ एक्सप्लेनेशन जुड़ा है, जो उसका एग्जाम्पल सॉल्व करना है, वो काफ़ी थोड़ा सा लेंदी होता है। तो एक ही क्लास में ये सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं। अगर आप अभी ये सीख लोगे रिलेटिव परमिटिविटी के जस्ट बाद उसको
अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा संकट में आ जाएगा। तो आज की क्लास हम रिलेटिव परमिटिविटी के नाम करके यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।